दोस्तों बस आप ये देखो कि हमारा अर्थ रोज एक या दो ऐसे सोलर फ्लेयर को एक्सपीरियंस करता है जिनसे निकलने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों वोल्केनिक इरेप्शन के बराबर होती है, पर अर्थ के अराउंड मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी अर्थ का बाल भी बांका नहीं कर पाती। लेकिन रिसेंटली नासा के अनुसार 2025 में अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराने वाला है, और पता है इसके टकराने से अर्थ पर क्या होगा। वैसे नासा के हिसाब से शुरू हो जाएगा तबाही का एक मंजर, सभी जगह से आग की लपटें फैली होंगी और पृथ्वी एक बार फिर से आग का तपतपाता गोला बन जाएगा। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रांग होगा कि उसे निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बम्स के फटने के बाद जितनी एनर्जी फार्म होती है उतनी होगी, और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जल्दी ही द सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द। तो दोस्तों आज से तकरीबन 163 साल पहले एक्सप्लोजन अर्थ पे हो चुका है। साल था 1859 सितंबर 1:11:18 पर सुबह। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर्स रिचर्ड कैरिंगटन सन में हो रहे अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान अचानक से उनके टेलीस्कोप में इतनी ज्यादा इंटेंस लाइट फ्लैश हुई कि 5 मिनट तक उन्हें सब कुछ दिखाई देना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई कॉमेट फ्लाई हुआ हो, और इसीलिए उन्होंने उस फ्लैश को निगलेक्ट कर दिया, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी इसी गलती ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। दरअसल उनके टेलीस्कोप में कैप्चर हुए लाइट कोई आम लाइट नहीं थी, बल्कि सन से निकला हुआ एक प्लाज्मा बम था। इसका मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली सोलर फ्लेयर था जो मिलियंस किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऑलरेडी पृथ्वी की ओर आगे बढ़ चुका था। उसके दूसरे ही दिन 1859 में सितंबर 2 तारीख को जैसे ही ये फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया, वैसे ही चारों तरफ सिर्फ ब्यूटीफुल अरोरा ही अरोरा दिखाई पड़ रहे थे, मानो जैसे आसमान अलग अलग रंगों से भर गया हो। लेकिन ये ब्यूटीफुल से दिखने वाले अरोराज तूफान के पहले की शांति की तरह है। उनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि रात में ही दिन जैसा नजारा हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका के गोल्ड माइनर्स में उस रात में दिन समझकर रात में ही माइनिंग काम की शुरुआत कर दी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सोलर फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने जगह जगह लगे लाइट पोस्ट, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर ने और टावर्स ने आग पकड़नी शुरू कर दी। सभी कंपनीज और टेलीग्राम सिस्टम बंद पड़ गए। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अचानक फ्लो हो रहे हाई वोल्टेज करंट की वजह से को भारी मात्रा में भयंकर शॉक्स लगने लगे, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण 30,000 से भी ज्यादा लोगों को जान चली गई। इनफैक्ट कुछ समय बीतने के बाद करंट फ्लो इतना ज्यादा हो गया था कि बहुत सी जगहों पर तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस प्लग्ड न होने के बावजूद भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप काम करने लग गए, और धीरे धीरे इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन बढ़ते गया और दुनिया अंधकार में ढकती चली गई। अब दोस्तों ये सब सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि चारों तरफ बस ही आग होगा, उस लेवल की तबाही तो नहीं हुई ना। लेकिन दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये नुकसान उस सोलर फ्लेयर की वजह से जो हुआ था वो तो बस एक ट्रेलर था। उस वक्त जो स्टार्म आया था वो इतना स्ट्रांग था ही नहीं, और उस वक्त की इतनी टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं थी। इनफैक्ट 1800 में तो इलेक्ट्रिसिटी बस इन्वेंट ही हुई थी। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 87% दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है। चारों ओर छोटे छोटे गैजेट से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। और इसके ऊपर जैसे मैंने पहले बताया कि नासा के कैलकुलेशन के अनुसार अभी आने वाला सोलर फ्लेयर स्टॉर्म 1859 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसे अगर एनर्जी के टर्म से कैलकुलेट किया जाए तो 1000 गुना ज्यादा इम्पैक्ट, यानी कि ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बल पर हम जी रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी पोटेंशियली हमारे मौत का कारण बन सकती है। नासा ने सन से आ रही सोलर फ्लेयर और रेडिएशन की स्टडी के लिए एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर ACE सैटेलाइट को लॉन्च तो किया है, पर जैसे ही वो सैटेलाइट सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, हमारे पास पृथ्वी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट का समय होगा। और इतने कम समय में पूरी अर्थ को इस तबाही से बचाना इम्पॉसिबल होगा। रीजन उसकी स्पीड। ये सिल्वर फ्लेयर कैलकुलेशन के हिसाब से इतनी मिनिमम 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में अर्थ से टकराने वाला है। हर रोज आने वाले नॉर्मल सोलर फ्लेयर के मुकाबले स्पीड ही कितनी है।
अब ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सन के कोर में हो रहे रिएक्शन और मोमेंट को समझना पड़ेगा। ये है सन का कोर, जिसमें कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं और इसी की वजह से चार्ज पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आप दोस्तों मुझे बताइए कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। यस, इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल फिजिक्स से शुरुआत के कुछ समय के लिए सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ टू साउथ ही ट्रेवल करती है, लेकिन सन के इंटेंस ग्रेविटी के अनुसार ये मैग्नेटिक लाइन अपने आप में ही टेंगल और स्ट्रेच हो जाते हैं और एक नॉर्थ शॉक क्रिएट कर देते हैं। अब ये नॉर्थ अपने अंदर मैटर को ट्रैप करके ब्लैक पैचेज क्रिएट करते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं सन स्पॉट्स, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इन्हें हम बेसिक टेलीस्कोप से भी कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मली होता है क्या है कि ट्रैप्ड मैटर कूल डाउन और कंडेंस होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मा बारिश के फॉर्म में सन के सरफेस पर आ गिरता है। लेकिन कभी कभार कुछ डिस्टरबेंस की वजह से प्लाज्मा का कुछ हिस्सा सन के मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है और उस वक्त सन स्पॉट्स किसी बंदूक से छोड़ी गई बुलेट की तरह मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा क्लाउड को लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर करता है। और ये तभी होता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल के बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। इसका मतलब 11 साल में ये सोलर फ्लेयर सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं। पर क्योंकि सोलर सिस्टम में अर्थ इकलौता ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट्स है और इसीलिए हम पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। पिछली बार ये फ्लैश टकराई थी साल 2014 में और अब 11 साल बाद ये फ्लेयर फिर से एक बार 2025 में टकराने वाला है। और अब अगर ये सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराए तो यहाँ पर हमें सीरियस लॉस हो सकता है। या हम बात कर रहे हैं दोस्तों मास एक्सटेंशन की, क्योंकि जैसे ये फ्लेयर अर्थ की तरफ आगे बढ़ेगा सबसे पहले इसका सामना होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। साथ ही स्टार में फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट से हाई स्पीड से टकराकर सभी सैटेलाइट को डैमेज कर देंगे। इसकी वजह से अर्थ पर मानो सैटेलाइट्स की बारिश होने लगेगी। आप देखेंगे कि नॉर्मली छोटे से सैटेलाइट का टुकड़ा भी अगर अर्थ पर गिर जाए तो उससे निकली हुई एनर्जी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को एक साथ नष्ट कर सकती है, इतनी काबिल होती है। यहाँ तो मैं पूरे 5,500 सैटेलाइट्स और साथ ही मिलियंस ऑफ डेब्रिस ऑर्बिट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब लिटरली उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है। अब इसका अंजाम तो आप समझ सकते हैं। चलो मान भी लेते हैं कि हम इससे बच गए या फिर हमने इसे किसी तरह से अवॉइड कर दिया, तो इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में फॉर्म हुआ हाई वोल्टेज करंट सभी छोटे से बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जलाकर रख देगा। अब अगर ट्रांसमिटेंट टावर नहीं, यानी तो ये तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिसिटी आउटेज का सबसे पहले फर्क पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर, लिफ्ट्स पर। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इनफैक्ट हर रोज 325 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं और ये सारा ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्टेशन थम सा जाएगा। इमेजिन करो कि कितनी इमरजेंसी सर्विस इफेक्ट हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि इससे कि लिफ्ट में ही लोग दोस्तों कैद हो जाएंगे और सांस फूलने की वजह से वो मर भी सकते हैं। अब ये सुनने के बाद आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि हमारे पास तो प्राइवेट व्हीकल्स है। हाँ दोस्तों, हम सभी के पास प्राइवेट व्हीकल हो सकते हैं, लेकिन आप चाहकर भी ट्रेवल नहीं करना चाहोगे। ऐसी हालत हो जाएगी, हर जगह के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से सभी जगह पर पैनिक्स, हैबिट्स और एक्सीडेंट को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और इन एक्सीडेंट केसेस को रिलीफ पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होगी, हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं होगी और जो भी लोग हॉस्पिटल में पहले से ही भर्ती होंगे, जो वेंटिलेटर्स में होंगे, वो सब भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द नॉर्दर्न ग्रिड, जो कि हाईएस्ट वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जो कि 7 स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो जब 13 से 14 घंटों के लिए बंद पड़ गया था, तब हॉस्पिटल के 12.2% पेशेंट्स इमीडिएट डेथ हो गई थी। पर 2025 पर आउटेज पूरे 1 महीने से भी ज्यादा वक्त ले सकता है और इससे सबसे ज्यादा लॉस होगा ओवरऑल वर्ल्ड के जीडीपी को भी। दुनिया में हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। अब अगर हम केवल टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो आज के तारीख में उन कंट्रीज का टोटल जीडीपी है 48 करोड़, पर ये तो सिर्फ 5 कंट्रीज की बात हो रही है। मतलब सोचो पूरे जीडीपी में कितना लॉस होगा। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि लॉस तो हम तब फेस करेंगे जब जिंदा बचेंगे, क्योंकि सिमिलटेनियसली
ये सन से आ रहे इन रेडिएशंस का असर पृथ्वी के जीव जंतुओं पर भी दिखने लगेगा। इन रेडिएशंस की वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेंगी और साथ ही में इम्यून सिस्टम भी खराब होने लगेंगे। अब अगर इम्यून सिस्टम खराब होने लग गया यानी ह्यूमन बॉडी बैक्टीरियाज और वायरस से घर बनने लगेगी, यानी कि जो एक एक करके लोगों को बीमारियों के चपेट में ले लेगी और एक बार बहुत ज्यादा इमरजेंसी सर्विसेज उत्पन्न हो जाएगी। तो लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि इतिहास में हुए ऐसे ही इनफैक्ट इतने ही स्ट्रॉन्ग इवेंट ने तबाही के बजाय अर्थ के कई सारे राज पे से पर्दा उठाया था। 1774 में हुए सोलर फ्लेयर एक्सप्लोजन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की मात्रा अचानक से बढ़ गई थी। एक्चुअली होता यह है कि कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद स्टार्स के न्यूट्रॉन्स को अलग कर देते हैं और फिर ये न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइंड होकर कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। साइंटिस्टों का यह तक कहना है कि अगर कार्बन 14 की मात्रा नहीं भी बढ़ती तो प्लांट्स, उनको जिंदा रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, एनिमल्स और सी क्रिएचर्स कभी भी इवॉल्व नहीं होते। यानी कि इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सोलर फ्लेयर्स हमें अर्थ के इवोल्यूशन में मदद करते आए हैं। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।